Hello friends. Today we are going to study physics NCERT in text question of chapter 8 that is motion. So welcome to eClassmates your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं. Now comes to the first question. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. Okay? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो क्या कभी इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी? अगर होगी तो फिर आपको इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल के साथ वेरीफाई करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों टर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? डिस्टेंस इज सिंपली द लेंथ कवर्ड. यानी कि जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, जब भी हम लोग मोशन करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग कुछ लेंथ को कवर करते हैं. अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग किसी लेंथ को कवर करते हैं. 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, हम लोग जितने भी लेंथ को कवर करते हैं वही क्या हो जाता है हमारा, वही डिस्टेंस हो जाता है. ओके, तो लेंथ कवर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस कवर्ड होता है. ठीक है, नाउ डिस्टेंस क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और ये काफ़ी एक अच्छी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है. और एक स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या कि डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं होता है. अगर डायरेक्शन चलते चलते चेंज हो रहा है, मोशन चलते चलते हम लोग डायरेक्शन अगर चेंज कर दे रहे हैं तो उस पर डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. डायरेक्शन चेंज होने की वजह से डिस्टेंस के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, और इसीलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है. इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है. ओके, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग सिंपली कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड. लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ये भी लेंथ कवर्ड है, ये भी लेंथ कवर्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक छोटा सा अंतर होता है और वो डिफरेंस है क्वांटिटी का. यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है. ओके, यानी कि हम लोग बहुत इजीली इस चीज़ को देख सकते हैं कि डिस्टेंस को डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, डायरेक्शन का कोई इम्पैक्ट डिस्टेंस के ऊपर नहीं था. लेकिन डायरेक्शन का पूरा इम्पैक्ट डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ज़रूर होगा. यानी कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वहाँ पे हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी चेंज होगी. ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी भी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर ही होती है. ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं. ओके, जैसे कि हम अभी जा रहे थे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ. लेट सपोज हमने 5 मीटर ट्रैवल किया वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, किसी ए पॉइंट से लेकर के किसी बी पॉइंट तक. ठीक है, और अभी हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन अचानक अगर हमारा मोशन इस डायरेक्शन में होने लगेगा, यानी कि अब हमारा डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट टू वेस्ट. ओके, ईस्ट टू वेस्ट. लेट सपोज इट हमने यहाँ 2 मीटर ट्रैवल किया. ठीक है, यानी कि हम बी से किसी सी पोजीशन तक आए वापस. ओके, तो इस कंडीशन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपली ऐड नहीं करेंगे जैसे कि हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करते थे. जैसे कि पूरा डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 5 मीटर प्लस 2 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 7 मीटर. बट अब ऐसा नहीं होता है. डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन का भी एक रूल होता है. ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या करता है, इसके साइंस को डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरे डायरेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है. तो अगर हमने वेस्ट टू इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर किया है तो ऑटोमेटिकली ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. दैट मीन्स 5 मीटर प्लस हम लोग यहाँ पे भी ऐड ही करेंगे, लेकिन निगेटिव ऑफ 2 मीटर ऐड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर. यानी कि हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है. और अगर इसी कंडीशन में अगर हम टोटल डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 5 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल्स टू 7 मीटर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इससे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. दूसरी चीज़ कि डिस्प्लेसमेंट की एक और खास बात होती है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन के बीच में और फाइनल पोजीशन के बीच में. व्हाट इज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन?
इनिशियल यानी कि जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और फाइनल पोजीशन जहाँ पे हम जाकर के स्टॉप कर जाते हैं, यानी कि ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं, और ये होता है स्टॉप पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, जहाँ पे हम लोग जाकर के रुक जाते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा मोशन, उसमें अगर हम लोगों ने फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का लेंथ निकाल लिया तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक और रूल होता है, एक और उसका फॉर्मूला होता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अगर हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं तो यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। अभी हम लोगों ने डिस्टेंस को बहुत ब्रीफ तरीके से देख लिया, डिस्प्लेसमेंट को भी बहुत ब्रीफ तरीके से देख लिया है, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, एक ऐसे एग्जाम्पल को एज्यूम करते हैं जहाँ पे हमको चेक करना है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ओके, तो हम एक सर्कुलर मोशन को एज्यूम करते हैं कि कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, लेट्स सपोज इट एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे लेट्स सपोज इट कि ए हमारा क्या है, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये है इनिशियल पोजीशन, ए है हमारा इनिशियल पोजीशन। ओके, एंड अगर एक आदमी है जो कि इस सर्कुलर ट्रैक पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि चलते चलते वो ठीक उसी पॉइंट पे पहुंच गया जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था, यानी कि इस आदमी का इनिशियल पोजीशन और इसी आदमी का फाइनल पोजीशन एग्जैक्टली सेम है, यानी कि उसने जहां से चलना शुरू किया था उसने वहीं पे आकर के स्टॉप कर दिया। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कुछ लेंथ कवर है ही नहीं, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके एंड कर गया, इसलिए यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ज़ीरो, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, हम जैसे कि ए पॉइंट से लेकर के बी डायरेक्शन की तरफ हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज हमने 10 मीटर ट्रैवल किया। ओके, नाउ अब हम इसी बी पॉइंट से अब ए की तरफ हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, बी से लेकर के फिर हमने ए तक, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, ठीक है, और ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात किया था डायरेक्शन के बारे में, तो अगर हम ए टू बी डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये भी 10 मीटर है, ओके, क्योंकि ए टू बी एंड बी टू ए सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और अगर ए टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इसका मतलब बी टू ए हमारा नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं, इस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, विथ डायरेक्शन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? 10 मीटर प्लस ये क्या था? ये पॉजिटिव 10 मीटर था। ओके, टोटल के लिए हम लोगों को ऐड करना है, एंड नाउ ये नेगेटिव 10 मीटर, दैट इज 10 मीटर माइनस 10 मीटर, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। तो इस दोनों ही कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ज़ीरो है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो कहा गया था कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो येस ऑफ कोर्स ज़ीरो हो सकता है। और इसके ये दो एग्जाम्पल हो गए, फर्स्ट वन इज एंड द सेकेंड वन इज। ये दोनों ही एग्जाम्पल इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ओके, नाउ कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ओके, एक फार्मर है जो कि एक स्क्वायर की बाउंड्री है, एक स्क्वायर बाउंड्री है, स्क्वायर बाउंड्री जिसकी साइड कितनी है? उसकी साइड 10 मीटर है, यानी कि लेट्स से ए बी सी डी विद द स्क्वायर बाउंड्री, ओके, विथ साइड 10 मीटर, विथ साइड 10 मीटर, दिस ऑल आर 10 मीटर्स, ठीक है। ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है फार्मर 40 सेकेंड में, यानी कि उसने ए पॉइंट से कहीं चलना शुरू किया, ठीक है, और पूरा एक कंप्लीट बाउंड्री का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो कितना टाइम लगाता है? 40 सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes and 20 seconds
फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो हमने इनिशियल पोजीशन को ए माना है। लेट सपोज कि ए पोजीशन से फार्मर चलना शुरू करता है, जैसे कि यहाँ से ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। ठीक है, अभी हमको पता करना है कि 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड के बाद ये फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन होता है जहाँ से स्टार्ट किया और जो फाइनल पोजीशन होगा उसके बीच का जो लेंथ होता है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 40 सेकेंड में पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेता है फार्मर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि 2 मिनट एंड 20 सेकेंड में वो कहाँ पे होगा, वो किस पोजीशन पे होगा इस बाउंड्री पे। ठीक है, तो 2 मिनट एंड 40 सेकेंड हम यहाँ पे सबसे पहले टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमारा यहाँ 40 सेकेंड दिया था, तो इसको भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 120 + 20 सेकेंड एंड इट इज 140 सेकेंड। ओके, तो हमारा टोटल टाइम निकल गया 140 सेकेंड। ओके, तो अगर हम देख सकते हैं कि 40 सेकेंड में इसने एक कंप्लीट बाउंड्री कंप्लीट कर लिया, 1 बाउंड्री कंप्लीट कर लिया इसने। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि जब 40 सेकेंड में 1 बाउंड्री कंप्लीट हुआ तो 140 सेकेंड में कितनी बाउंड्रीज कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही इजीली यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/40 बाउंड्रीज कंप्लीट होगी। ठीक है, इतनी बाउंड्रीज, तो 140 सेकेंड में कितना कंप्लीट होगा, 1/40 × 140। हम लोगों ने बचपन में मैथ्स में यूनिटरी मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है, तो हम लोग यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से उसको भी देख लेंगे। डैट इज 7/2, इट मीन्स 3 होल 1/2 बाउंड्रीज। इसका मतलब क्या है कि 140 सेकेंड में इस फार्मर ने 3 कंप्लीट बाउंड्रीज को किया और फिर उसके बाद हाफ किया। ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स वो पूरा का पूरा कंप्लीट उसने चक्कर लगाया, ए टू बी, बी टू सी, मतलब जहाँ से चला था वो वहीं पे आ गया। ठीक है, तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था और वहीं पे आके उसका फाइनल पोजीशन होगा, यानी कि उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि फर्स्ट बाउंड्री में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जब उसने फर्स्ट बाउंड्री ट्रैवल किया तो उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0। उसी तरीके से सेकेंड बाउंड्री में भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, जब उसने थर्ड बाउंड्री कंप्लीट किया, थर्ड बाउंड्री में भी उसका डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, नेक्स्ट हमारा बचता है ये हाफ बाउंड्री, यानी कि ए पोजीशन से चला था तो ए पोजीशन से चला ए बी एंड ये बी सी, यानी कि ये सी है क्या, इसका फाइनल पोजीशन। ये सी क्या है, फाइनल पोजीशन। ए क्या था, ए था हमारा इनिशियल पोजीशन, यानी कि इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो अगर हम लोग इस तरीके से फाइंड करेंगे ए टू बी एंड बी टू सी, तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो इस कंडीशन में इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसका ये हाइपोटेनस। अब मैंने हाइपोटेनस क्यों कहा, क्योंकि स्क्वायर होता है और स्क्वायर के एंगल्स ऑलवेज 90 डिग्री होते हैं, ये मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। अब ए बी भी 10 है एंड बी सी भी 10 है, तो हम लोग ईजिली ए सी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम, और ए सी ही क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ए सी ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ए सी क्या होगा, √10² + 10², दैट इज इक्वल टू √100 + 100 √200, दैट इज इक्वल टू 10√2। ओके, हम लोग इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी जो कैलकुलेशंस है वो मीटर में हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ बाउंड्री 10 मीटर था तो ये सारी कैलकुलेशंस मीटर में हो रही हैं। हम लोग चाहते हैं तो इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो इसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं 14.14 मीटर। ओके, तो इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया, इस क्वेश्चन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हुआ वो हुआ 14.14 मीटर। लेकिन यही अगर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछता तो हम ये 3 बाउंड्रीज के भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करते, यानी कि 3 टाइम्स इसका पूरा पेरीमीटर भी हम इस डिस्टेंस में ऐड करते। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है एक डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन के बीच में और फाइनल पोजीशन के बीच में। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट।
हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा इट कैन नॉट बी जीरो। व्हाट इट, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ये दोनों ही स्टेटमेंट्स में से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा था, सर्कुलर मोशन का जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था उस कंडीशन में जो इनिशियल पोजीशन था और वही अगर फाइनल पोजीशन हो जाता था तो उस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता था। यानी कि हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। सेकंड एग्जांपल हम लोगों ने इस तरीके से लिया था, जितना मैग्नीट्यूड इधर कवर किया उतना ही मैग्नीट्यूड अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कवर हो जाता है, इस कंडीशन में भी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में भी जीरो। इट मीन्स जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो जीरो होगा, इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन बिकम जीरो, देन वी से दैट डिस्टेंस बिकम जीरो। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, यानी कि जो ए का आंसर है वो क्या है, वो ट्रू है। ये स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए एकदम सही है और इसके हम लोगों ने इस दो एग्जाम्पल्स से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझा था और हम लोगों ने अभी भी इसको समझा है। ओके, अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये टर्म हम लोग बार बार इस चैप्टर में देखेंगे, तो इससे अच्छा हम लोग कंफ्यूज होने की ज़रूरत तो है नहीं, हम लोग मैग्नीट्यूड को समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एक ज़्यादा कुछ नहीं, एक ऐसा वर्ड है जिसमें दो चीज़ें हैं। पहला है नंबर, दूसरा है यूनिट। यानी कि हम लोग जैसे लिखते हैं 5 kg, ठीक है, 5 kg, 5 क्या है, 5 एक नंबर है और kg क्या है, kg एक यूनिट है जिससे कि हम लोग सारी क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। ठीक है, kg होता है, मीटर होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्वांटिटी को मेज़र करने की एक यूनिट होती हैं। ठीक है, तो जब नंबर और यूनिट कलेक्टिवली लिखे जाते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि 5 kg क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। अब ये मैग्नीट्यूड वेट को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको यूनिट को देख करके समझ में आ रहा है कि ये यूनिट किसको बताता है, ये वेट को डिफाइन करता है। अगर हम लिखते हैं 5 मीटर, ओके, तो अगेन एक नंबर है और यहाँ पे क्या है, एक यूनिट है। अब ये कलेक्टिवली क्या है, ये कलेक्टिवली हम लोग इसको कहेंगे कि ये मैग्नीट्यूड है। और ये किस चीज़ की मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की। ये मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती हैं, मीटर होती हैं। तो ये होता है मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड से कभी ग्रेटर होती है, इस चीज़ को हमको देखना है। ओके, तो ये कभी नहीं हो सकता है, डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड से डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज दैट कि एक आदमी ट्रैवल कर रहा है ए पोजीशन से लेकर के किसी ए पॉइंट से लेकर के किसी बी पॉइंट तक। ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, लेट्स सपोज दैट 10 मीटर मैग्नीट्यूड है इसकी। ओके, तो अभी मोड ऑफ डायरेक्शन किधर है, ए टू बी की तरफ है। ओके, नाउ अब ये आदमी इधर से लेकर के इधर की तरफ जा रहा है, मतलब कि इसी बी पॉइंट से लेकर के ये ए को क्रॉस करते हुए ये कोई सी पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, इधर यहाँ तक तो 10 मीटर होगा, यहाँ तक मान लो लेट सपोज दैट कि 2 मीटर एक्स्ट्रा है, यानी कि टोटल बी टू सी डिस्टेंस कितना है, बी टू सी कितना है, 12 मीटर है। ओके, जब इधर का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है तो हमारा ऑटोमेटिकली इधर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 मीटर प्लस -12 मीटर, दैट इज इक्वल टू -2 मीटर। ओके, तो यहाँ पे उसने ए को क्रॉस किया था तब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, -2 मीटर आ गया। ठीक है, और इसी कंडीशन में डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इस कंडीशन में डिस्टेंस हमारा होता है 10 मीटर प्लस 12 मीटर, 10 मीटर प्लस 12 मीटर दैट इज इक्वल टू 22 मीटर। ओके, चलो एक दूसरा कंडीशन मानते हैं। ये ए टू बी है, इसी डायरेक्शन में है, 10 मीटर इसकी मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है इधर, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं लेट्स से पॉजिटिव।
ओके, नाउ ये बी पॉइंट से कहीं यहीं तक आया है सी पॉइंट तक, बी टू सी आया, लेट सपोज कि ये 5 मीटर आया, तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर है तो हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो अगर हम लोग इस कंडीशन में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 मीटर प्लस माइनस 5 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ओके, और इसी कंडीशन में अगर हम डिस्टेंस को निकालते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 10 मीटर प्लस 5 मीटर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इस चीज़ को बिना नेगेटिव साइन के साथ इसको हम लोग ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं होता है। तो हम लोगों ने अभी तक 2 एग्जाम्पल्स को देखा, इसको देखा, इसको देखा। ओके, अभी था कि जहाँ इनिशियल पोजिशन था उससे आगे चला गया तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या था, -2 और डिस्टेंस क्या था, 22, यानी कि इधर क्या था, डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस से छोटा था। ठीक है, हम लोगों ने एक सेकंड कंडीशन लिया, इस बार इसने अपने इनिशियल पोजीशन को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, वो उतने ही डिस्टेंस के अंदर कहीं ना कहीं है वो इंसान। ठीक है, इस कंडीशन में भी जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को निकाला और डिस्टेंस को निकाला तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इससे छोटा है, डिस्टेंस से क्या है, छोटा है। चलो अब हम लोग तीसरा कंडीशन ले लेते हैं। तीसरा कंडीशन में लेट सपोज कि जितना इधर गया वो सेम उतना ही उधर आया, यानी कि जो इसका इनिशियल पोजीशन है वही उसका क्या है, फाइनल पोजीशन है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 10 मीटर इधर एंड 10 मीटर इधर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये निगेटिव डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 मीटर प्लस माइनस 10 मीटर। ओके, दैट इज इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होगा, 10 मीटर प्लस 10 मीटर दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो यानी कि हम लोग 3 केसेस को बनाए और तीनों केसेस को हम लोगों ने जब अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया तो तीनों ही केसेस में हमको ऐसा देखने को मिला कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी केस में डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्लियरली इस चीज़ को बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होती है वो डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं होती है, वो उससे कम होती है या फिर वो 0 हो सकती है। ठीक है, तो कभी भी उससे ज़्यादा उसकी मैग्नीट्यूड नहीं होती है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, यानी कि हमको यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं कि स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो ऑफकोर्स वो टाइम के रेस्पेक्ट में वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, अगर वो 1 सेकेंड में किसी ए पॉइंट पे था तो वो अगले 4 सेकेंड आने के बाद वो किसी बी पोजीशन पे पहुंच गया, यानी कि इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 3 सेकेंड के अंदर इसने इतना डिस्टेंस को ट्रैवल किया, यानी कि इसने मोशन किया। ठीक है, अब यही जो डिस्टेंस अपॉन में जो टाइम हो जाता है, यानी कि द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, यानी कि हर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वही होता है हमारा स्पीड। यानी कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, तो स्पीड का डेफिनेशन हमको पता चल गया। वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी भी हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस, बट दिस डिस्टेंस इज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये जो डिस्टेंस है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना चाहिए, और जहाँ पे भी डायरेक्शन के डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन की बात आती है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस कवर होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन का रोल होता है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, इज नोन एज वेलोसिटी। तो यहाँ से हमको स्पीड और वेलोसिटी के डेफिनेशन से हमको देखने को मिला कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। जो सेकंड डिफरेंस होता है वो होता है कि स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पीड को भी डायरेक्शन का कोई इफेक्शन नहीं है, कोई भी इम्पैक्ट डायरेक्शन स्पीड के ऊपर नहीं डालता है। स्पीड का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से। अगर वो स्ट्रेट जा रहा है, अगर उसने बैक कर लिया तो भी यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। स्पीड इज स्पीड, यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्पीड हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं।
ठीक है। अगर हम देखेंगे वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल है जो कि डायरेक्शन से इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, जीरो भी हो जाता है और पॉजिटिव भी होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी को देखेंगे तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है खुद डिस्प्लेसमेंट की तरह, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी भी एक ऐसा टर्म है जहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, ये डायरेक्शन की वजह से इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी कभी नेगेटिव भी हो सकता है और कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता। कभी भी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है बट वेलोसिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी या फिर अगर स्पीड ज़ीरो हो जाएगी तो फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा ही नहीं, ठीक है। और जो हम लोग टर्म स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितने भी टर्म्स हैं जब यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स या फिर वो बॉडी मोशन कर रही होती है। तो रेस्ट की कंडीशन में इस चीज़ को कभी भी नहीं फॉलो किया जाता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों ही डिफरेंसेस स्पीड की और वेलोसिटी की समझ में आ गई होगी। ये स्पीड का है, ये सेकंड पॉइंट है स्पीड की, ये वेलोसिटी का फर्स्ट पॉइंट एंड ये वेलोसिटी का सेकंड पॉइंट। तो ये टू डिफरेंसेस होते हैं स्पीड में और वेलोसिटी में। रही बात इनके यूनिट की, जो ऐसा यूनिट होता है वो स्पीड का मीटर पर सेकेंड होता है और वही ऐसा यूनिट वेलोसिटी की भी होती है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों ही सेम है, इसलिए हम लोग इसको डिफरेंसेस में काउंट नहीं करेंगे। तो देयर आर टू डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। फर्स्ट वन इज the distance travel per unit time is known as speed and the displacement travel per unit time is known as velocity. Speed is the scalar quantity and velocity is the vector quantity. I hope कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। Now comes to the fifth question. Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? Okay, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। अभी हम लोगों ने जस्ट स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कुछ डिफरेंसेस को देखा है, ठीक है। और हम लोगों को एक ही चीज़ डिफरेंस ज़्यादा लगा है जो कि था डायरेक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन। ओके, नाउ अगर हम वेलोसिटी के फॉर्मूले को देखते हैं तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बट अगर हम वेलोसिटी को रियल डिफाइन करें तो ये होता है डिस्टेंस बट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। तो हम वेलोसिटी में भी डिस्टेंस को यूज करते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्ड को ही बोल देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर अपॉन में टाइम वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस था वो स्केलर और वेक्टर का था। वो भी डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा था? वो भी डायरेक्शन की वजह से ही आ रहा था। यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को और एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड को इक्वल होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है? डायरेक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो कब वो सेम हो जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब सेम होंगे। यानी कि यहाँ पे हम ये इतना तो समझ गए हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन का ही रोल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने वाला कौन है? वो डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, एक कंडीशन से समझते हैं, एक केस को समझते हैं, ठीक है। देखो, कोई एक व्हीकल है जो मोशन कर रहा है, कोई एक व्हीकल है जो स्ट्रेट रोड पे इस तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में लेट सपोज दैट कि इसने 100 मीटर ट्रैवल किया है और टाइम कितना लिया है? लेट सपोज 10 सेकेंड टाइम लिया है, ठीक है। ये कोई एक कार थी जो कि ट्रैवल कर रही थी ए टू बी, ए से लेकर के बी पोजीशन तक ट्रैवल किया, जितना 100 मीटर डिस्टेंस था इसका, ठीक है। और 10 सेकेंड इसने टाइम लिया। तो अगर इस कंडीशन में हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी कि अगर हम कहें तो 100 मीटर अपॉन में 10 सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसी कंडीशन में अगर वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें तो, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी भी तो डिस्टेंस बट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये कार स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। इसने अभी तक अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस 100 मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, और जब डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि एग्जैक्ट कितना होगा वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसा कंडीशन था जिसमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई कार, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में स्पीड या फिर एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वो क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक है, यानी कि इन स्ट्रेट लाइन, इन पर्टिकुलर लाइन कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, the average velocity and the average speed becomes equal। ठीक है, अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो जाएंगे, वो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ठीक है, ओडोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि ऑटोमोबाइल में फिक्स होता है, यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, वो टू व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर हो, कोई भी व्हीकल हो, उसमें एक ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि डिस्टेंस को मेज़र करता है। ठीक है, तो ओडोमीटर इस कंडीशन में किसको मेज़र करता है, ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस। ठीक है, ओडोमीटर मेजर डिस्टेंस। ओके, हर एक ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर का एक ही काम होता है, टू मेजर द डिस्टेंस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।